मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना ही किस काम का। तो चलिए आज की शुरुआत हम इन 4 लाइनों से करते हैं कि मनुष्य को जब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो इन मुसीबतों से मनुष्य की शख्सियत निखरती है। और हमें हमेशा ही इस प्रकार से, यदि हमारे सामने किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ हों, चाहे वह आर्थिक रूप से कोई तंगी है या कोई सामाजिक रूप से है या फिर किसी भी प्रकार की कोई तंगी है, तो हमें उन मुसीबतों को झेलते हुए जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उसकी शिक्षा से उसकी शख्सियत निखरती है। तो वही वास्तव में एक, मैं मानता हूँ कि एक सच्चा स्टूडेंट और एक सच्चा छात्र बन के निखर कर एक अच्छी शख्सियत के रूप में एक इंसान बनता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब महाद्वीपीय विस्थापन। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर जो संकल्पना आई कि महाद्वीप हैं जो वह तटस्थ नहीं हैं, मतलब कि जो महाद्वीप हैं वह चलायमान हैं, डायनेमिक नेचर के हैं, वह उससे पहले की जो अवधारणाएं थी कि महाद्वीप हैं वह स्थिर हैं, उससे बिल्कुल ही अलग थी। उनसे बिल्कुल ही अलग अवधारणा थी कि महाद्वीप हैं जितने भी वह अपने स्थान पर स्थिर हैं, वह कहीं भी नहीं हिल डुल रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। जब महाद्वीपीय विस्थापन मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की अवधारणा आई तो यह बिल्कुल ही उससे अलग थी। यह जो सिद्धांत था सबसे पहले वैगनर ने दिया था। साइंटिफिकली कहूँगा कि मैं वैगनर ने दिया था, जो कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, जलवायु वैज्ञानिक था। लेकिन उससे पहले भी यह अवधारणा कुछ लोगों ने प्रस्तुत की थी, लेकिन जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस अवधारणा की सबसे पहले वह व्यक्ति वैगनर था। उसके इस सिद्धांत को देने के बाद जब उसने कहा कि महाद्वीप है जो वह विस्थापित हुए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं, तो लोगों ने उसको मूर्ख क्रैक वैगनर के नाम से उसको जाना था। इसके बाद जो उन्होंने स्टडी की एज ए क्लाइमेटोलॉजिस्ट, एज ए जलवायु वैज्ञानिक, उन्होंने जो स्टडी की उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन्स है, इक्वेटर भूमध्य रेखा, अभी भूमध्य रेखा का मैं चित्र दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो भूमध्य रेखा हमारा क्या होता है, पृथ्वी के बीच को में यदि हम एक लाइन खींच दें, पृथ्वी को यदि हम 2 भागों में बांट दें, बिल्कुल इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच दें तो उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के पास क्या होता है, वहाँ पर ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिले थे उनको। ग्लेशियल डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि वहाँ पर बर्फ़, वहाँ पर कभी क्या था, बर्फीला क्षेत्र था ग्लेशियर्स का, ठीक है, ग्लेशियर्स थे वहाँ पर कभी, इस प्रकार की उनको वहाँ पर मतलब कि कुछ चिन्ह मिले, कुछ इस प्रकार की उनके सर्वे के अंदर उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो क्योंकि वह इक्वेटोरियल रीजन से, वहाँ पर ग्लेशियर्स का होना एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। तो ग्लेशियर्स तो ठंडे इलाकों में होते हैं या फिर पहाड़ों की बिल्कुल चोटियों पर होते हैं, लेकिन वो इक्वेटोरियल रीजन्स में आपको ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिले। उसके बाद फिर उन्होंने और स्टडी को आगे बढ़ाया, जो वह सब पोलर रीजन्स, पोल्स हैं जो हमारे, जहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, वहाँ पर उन्हें इवेपोराइट्स के अवशेष मिले। अब इवेपोराइट्स क्या होता है, इवेपोराइट्स हमेशा ही उन जगहों पर बनता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। जिस तरह की पानी के ताल होते हैं, पानी के ताल से क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी भाप बन करके उड़ जाता है और सूखा ताल नीचे बच जाता है जिसमें नमक और अन्य खनिज नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो इवेपोराइट्स उनको पोलर रीजन्स पर मिले, जो कि एक ठंडा क्षेत्र होता है। तो अब ये बात भी हजम नहीं होती कि ठंडे इलाकों में गर्मी, जो चीज़ गर्म इलाकों में होनी चाहिए वो ठंडे इलाकों में किस प्रकार से मिली। और ग्लेशियर्स के निशान उन्होंने पाया कि वो भूमध्य रेखा पर है, इक्वेटोरियल रीजन्स पर है, जो कि एक गर्म क्षेत्र है, और वहाँ पर ठंडे इलाकों की चीज़ें कैसे मिली। तो इस प्रकार की जो एनोमलीज उसको देखने को मिली, असमानताएं देखने को मिली,
तो इन असमानताओं को किसी भी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। तो मुख्य रूप से दो तरह से इन असमानताओं को किया जा सकता था कि जैसे कि या तो हो सकता है भी क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हुए हों, क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हुए हों, या फिर महाद्वीप ही विस्थापित हो गए हों। तो अब क्लाइमेटिक जोन किस प्रकार से निर्धारित होते हैं? क्लाइमेटिक जोन्स हमेशा ही सूर्य के द्वारा निर्धारित होते हैं, कि सूर्य की जो पोजीशन होती है उसके द्वारा क्लाइमेटिक जोन निर्धारित होते हैं। अब सूर्य द्वारा निर्धारित होते हैं, तो सूर्य का अपने स्थान को बदल लेना बहुत ही नामुमकिन सी बात लगती थी। तो उन्होंने उस अवधारणा को छोड़कर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत यहाँ पर दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, कि जो स्थान आज पोलर रीजन्स पर हैं या फिर इक्वेटर्स पर हैं, वो स्थान कभी यहाँ पर नहीं थे। वह स्थान यहाँ से जो इक्वेटोरियल रीजन्स पर आज के समय में जहाँ पर ग्लेशियर्स के डिपॉजिट्स मिले हैं, वो कभी ना कभी पोलर रीजन्स में थे, और जो आज पोलर रीजन्स, सब पोलर रीजन्स में जो क्षेत्र हैं वो कभी ना कभी इक्वेटर के आसपास थे। तो इस तरह का उन्होंने अवधारणा दी, और यही उनके जो सिद्धांत है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, वह मुख्य रूप से सिद्धांत यही माना जाता है कि कॉन्टिनेंट अपने स्थान से दूसरी स्थान पर शिफ्ट हुए थे। ठीक है, तो अब इस सिद्धांत के हम बेसिक जो एविडेंस हैं वो देखेंगे, बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ द थ्योरी वो देखते हैं। उनके सिद्धांत की पहली अजम्पशंस थी वह क्या थी? पहली पॉइंट उन्होंने क्या रखा कि भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वह क्या है, कॉन्टिनेंटल पार्ट है जो, वह सियालिक मैसेज हैं, सियाल से बने हुए हैं, जो कि साइमा के ऊपर तैर रहे हैं। इसी विषय में मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट्स हैं वह हल्के पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, जबकि उसका सबस्ट्रेटम है वह साइमा, वह भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। और एक लेक्चर में मैंने इस प्रोसेस का भी नाम बताया था जिसको हम बोलते थे मैग्मेटिक डिफरेंशिएशंस। तो क्या है कि ऊपर हल्के पदार्थ भारी पदार्थों के ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ओवर साइमा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कार्बोनिफेरस पीरियड, अब मैंने आपको कालखंड भी करवाए थे, कालखंड में मैंने बताया था कि भी एक कार्बोनिफेरस पीरियड भी हुआ था। तो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर क्या हुआ था कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स थे वह एक थे, एक ही जगह पर विद्यमान थे, और इस पूरी लैंड मैसेज को, ऑल लैंड मैसेज को पेनजिया का नाम दिया गया था। पेनजिया मतलब, पेन मतलब ऑल और जिया मतलब अर्थ। तो ऑल अर्थ, पृथ्वी के सारे जो पार्ट है वह एक ही स्थान पर थे, उनको हमने पेनजिया कहा। इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते थे। पेनजिया है जो इसके दो पार्ट थी। ठीक है, एक था अंगारा लैंड, ठीक है, दूसरा था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में देखते हैं क्या था। जो पेंजिया के बाद यदि हम देखें तो सारी की सारी पृथ्वी एक जगह पर थी, और जो खाली स्थान था उस पर पानी भरा हुआ था। पृथ्वी जो पूरा ग्लोब है उस पर एक तरफ तो सारे का सारा पार्ट था जिस पर अर्थ सरफेस के ऊपर जो कॉन्टिनेंटल पार्ट था उसको हमने पेंजिया कहा, और जिस पार्ट के ऊपर पानी था उसको उन्होंने कहा पेंथालासा। अब इसके इन्होंने दो पार्ट बताए। दो पार्ट में इन्होंने कहा कि एक जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको हम अंगारा लैंड कहते हैं, उसको लॉरेशिया भी कहते हैं। तो अंगारा लैंड के अंदर जो देश थे उनका नाम था नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो ये सारे का सारा पार्ट इसका नॉर्दर्न पार्ट अंगारा लैंड के अंदर आता था, जबकि दक्षिण पार्ट में जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते थे इसके अंदर हमारा प्रेजेंट में जो साउथ अमेरिका था, अफ्रीका था, और पेनिनसुलर इंडियन का जो पार्ट था वह भी इसके अंदर था। इसके अंदर अंटार्कटिका भी था, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी था। तो गोंडवाना लैंड में ये सारे के सारे पार्ट एक ही जगह पर चिपके हुए थे। अब इसका मैं चित्र आपको दिखा चुका हूँ, और ये दोबारा से देख लीजिए इसका चित्र। जो हमारा गोंडवाना लैंड था और अंगारा लैंड था, पेंजिया था, पेंथालासा था, तो ये सारे का सारा आपका पहले एक था। अब फिर उनका मानना था थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो वैगनर ने जो थ्योरी दी थी उससे नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस पीरियड तक तो ये एक थे, लेकिन उसके बाद
यह टूटना स्टार्ट हो गए। तो टूटना स्टार्ट हो गए, किस कारण से टूटे? ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मैसेज पर लगी और वहाँ से ये टूटना स्टार्ट हो गए। और लैंड मैसेज ड्रिफ्ट इनटू टू डायरेक्शंस। जो लैंड मैसेज थे वह दो डायरेक्शंस में गए, एक तो वेस्ट वर्ड, एक तो पश्चिम की तरफ वह गए, एक आपका इक्वेटर रीजन्स की तरफ गए। तो दोनों तरफ अलग अलग फोर्सेस काम कर रही थी। तो अलग अलग फोर्सेस काम कर रही थी। वो कौन सी फोर्स काम कर रही थी? एक तो फोर्स काम कर रही थी हमारी जो मून है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल जो था वो, और सूर्य का भी, सूर्य के अंदर सूर्य का और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पुल था वह आपका, और टाइडल फोर्स, ठीक है। ये सारी की सारी जो क्या है, सन और मून की अट्रैक्शन, अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वह काम कर रही थी। तो इसकी वजह से पश्चिम की तरफ जो मूवमेंट हुई कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है, और जो इक्वेटर की तरफ हुई, तो इक्वेटर की तरफ जो पृथ्वी घूम रही थी, तो पृथ्वी का इक्वेटोरियल बल्ज जो था उसकी तरफ, उसकी वजह से जो इक्वेटर की तरफ मूवमेंट हुई। पृथ्वी के इक्वेटर में मास ज़्यादा होता है, इक्वेटर पर मास ज़्यादा होता है, ठीक है। इक्वेटर पर पृथ्वी सबसे बड़ी है ना, तो पृथ्वी इक्वेटर पर सबसे बड़ी है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका भी अपना ही एक अट्रैक्शन, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर होती है। तो ये कह रहे हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वह सारे का सारा इक्वेटर ने इक्वेटर की तरफ खींचा, ठीक है। तो दो फोर्सेस हो गई, दो तरफ मूवमेंट हुई, एक तो इक्वेटर की तरफ, ठीक है, दूसरा वेस्ट पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ जो मूवमेंट हुई थी वह सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स थी उनकी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हुआ था पश्चिम की तरफ, और इक्वेटर की तरफ इक्वेटोरियल बल्ज की वजह से जो उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था, उसकी वजह से इक्वेटर की तरफ मूवमेंट हुई थी कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है। इसके बाद आता है फेसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के जो फेस थे कि किस प्रकार से कब क्या हुआ, किस फेस में क्या चीज़ हुई, कॉन्टिनेंट किस प्रकार से ड्रिफ्ट हुए, तो उसमें सबसे पहला जो फेस आया था उसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ टेथिस सी। टेथिस सागर था जो उसका बनना। देखिए, मैंने बताया कि कार्बोनिफेरस पीरियड में दो पार्टों में टूट गया। पेंजिया जो था, नॉर्दर्न पार्ट को अंगार लैंड कहा गया और दक्षिणी पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो जो इनके बीच में जो पार्ट बच गया, वहाँ पर पानी भर गया, उस जियोसिंक्लाइन के अंदर पानी भर गया। जब वहाँ पर पानी भरा तो उस पूरे भरे हुए पानी वाले पार्ट को इन्होंने क्या कहा कि टेथिस सी के नाम से उसको जाना गया। तो इस प्रकार से टेथिस सागर का निर्माण हुआ। उसके बाद होता है ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स थे उनका ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट हुआ। तो कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ तो उसको उन्होंने क्या कहा कि फ्लाइट फ्रॉम पोल्स। तो फ्लाइट फ्रॉम पोल्स का मतलब क्या था कि जो कॉन्टिनेंटल पार्ट पोलर रीजन्स से इक्वेटर्स की तरफ जो मूवमेंट करना स्टार्ट किया, तो उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया कि यह फ्लाइट फ्रॉम पोल्स से यहाँ से चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड था, जो वो गोंडवाना लैंड भी टूट गया क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। क्रिटेशियस पीरियड का भी मैंने वर्णन किया था जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल किया था। तो क्रिटेशियस पीरियड के अंदर हमने क्या किया, देखा कि गोंडवाना लैंड भी टूट गया। अब गोंडवाना लैंड के टूटने की वजह से क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, इंडियन पेनिनसुला, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे के सारे उसमें अलग अलग हो गए। देखो, ऑस्ट्रेलिया बंगाल की खाड़ी में था, मेडागास्कर और अफ्रीका, ये सारे के सारे इसी से जुड़े हुए थे। नॉर्थ अमेरिका जो था वह आपका यूरोप से अलग हो गया। दक्षिण अमेरिका आपका अफ्रीका से अलग हो गया, ठीक है। तो अब जब नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका यूरोप और अफ्रीका से अलग हुए तो वो पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए। जब पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए तो बीच में क्या हुआ, अटलांटिक ओशियन बन गया। अब अटलांटिक ओशियन बना, अब नॉर्थ
उसमें हमारा इंडियन पेनिनसुला जो इंडिया है, जब वह नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर इंडियन ओशियन बन गया। तो इस प्रकार से इन ओशियंस का भी निर्माण हुआ। और इन चीज़ों को आप यदि मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली उनकी लोकेशंस वहाँ पर लगेगा कि हाँ यह यहाँ पर था। और जो कॉन्टिनेंट्स अब क्या कर रहे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे, जब ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो जो हमारा पेंथालासा था, जो ऑल ओशियंस था, जो सबसे बड़ा ओशियन था, वो जो पानी से ढका हुआ पार्ट था, उसका साइज़ घटने लगा, क्योंकि उसी में से अब क्या हुआ, अटलांटिक ओशियन बन गया, उसी में से इंडियन ओशियन बन गया। तो अब क्या हुआ कि पेंथालासा का साइज़ डिक्रीज़ होने लगा और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हमने क्या कहा, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन का भी निर्माण हो गया, अटलांटिक ओशियन का निर्माण हो गया और इंडियन ओशियन का भी निर्माण हो गया। तो अब हम देखते हैं कि जो आज के समय में जो हम पृथ्वी पर ग्लोब को देखते हैं या वर्ल्ड का मानचित्र देखते हैं, जो आज के समय में कॉन्टिनेंट्स का अरेंजमेंट है, यह इस प्रकार का अरेंजमेंट है, वो कार्बोनिफेरस पीरियड से लेकर प्लियोसीन पीरियड तक जो टाइम था, उस टाइम पीरियड के अंदर यह सारे का सारा अरेंजमेंट हुआ और प्रेजेंट फॉर्मेशन हमारे सामने आज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारा है, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका, जब वो पश्चिम की तरफ विस्थापित हो रहे थे, पश्चिम की तरफ जा रहे थे, तो उनके जो पश्चिम की तरफ मान लिया जाए ये पार्ट है, अब वह ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट पर उन्होंने जो पश्चिमी पार्ट है दक्षिण अमेरिका का और क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिमी पार्ट है, उस पर क्या हुआ, वहाँ पर आपका उनका जो फ्रंटल एज था, जो ये वाला पार्ट था, क्योंकि वो पश्चिम की तरफ इस प्रकार से मूव कर रहे थे, तो यहाँ पर वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में तो रॉकीज माउंटेन का निर्माण हुआ, फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला का इस प्रकार से निर्माण हुआ। तो यहाँ पर रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। यूरोप में देखें तो आल्प्स माउंटेन का निर्माण हुआ। हमारा इंडिया में देखें तो हिमालयन पर्वत का निर्माण हुआ, एटलस का निर्माण हुआ। इस प्रकार से विश्व स्केल पर बहुत सारे इस प्रकार से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हुआ। अब जो वैगनर महोदय थे उन्होंने क्या कहा, अल्फ्रेड वैगनर ने ये कहा कि जो रिजिज हमें ओशियंस के अंदर देखने को मिलती है, टापू की एक श्रृंखला इस प्रकार से देखने को हमें मिलती है, तो उसने ये कहा कि यह कॉन्टिनेंट का ही पार्ट थे। जब कॉन्टिनेंट विस्थापित हो रहे थे तो इनका जो जिस प्रकार से इस तरफ विस्थापित हो रहे, तो यहाँ से जो पार्ट टूट करके पीछे रह गए, वह कॉन्टिनेंट की रफ्तार के साथ रफ्तार नहीं मिला पाए, तो वह ट्रेलिंग एज वहाँ पर बच गए थे, जो कि वहाँ पर टूटे हुए आज भी एक ओशियनिक रीजेस के रूप में मिलते हैं। तो इन्होंने ये बात भी कही कि किस प्रकार से रीजेस का निर्माण होता है। अब ये सारे के सारी जो बेसिक प्रीमाइसेस जो उन्होंने अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने दी, जो बेसिक बातें उन्होंने बताई कि इस प्रकार से ये मतलब कि कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ है, कॉन्टिनेंट प्रेजेंट फॉर्म में इस प्रकार से आए हैं। तो उसके बाद यदि हम खुद जाकर भी यदि हम वर्ल्ड स्केल पर देखें तो कुछ एविडेंसेस हमें आज भी इसके मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो एविडेंस है वह जिगसा फिट का है। जिगसा फिट मतलब कि क्या है कि यदि हम अटलांटिक ओशियन को देखें, अटलांटिक ओशियन के एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप और नीचे अफ्रीका है। अब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को यदि हम आपस में उसके जो तटीय क्षेत्र उनको यदि हम मिला दें, ठीक है, तो वह एक बन जाएंगे। और दक्षिण अमेरिका को यदि हम गुइनिया की खाड़ी के अंदर अपना अफ्रीका के अंदर वहाँ पर सेट करके देखेंगे तो वो वहाँ पर इस प्रकार से सेट हो जाएगी जैसे कि वह उसी का पार्ट थी। तो इससे ये साबित होता है कि हाँ ये कभी ना कभी यहाँ से टूट करके पश्चिम की तरफ विस्थापित हो गए थे। तो यह जिगसा फिट नाम का
की जो जो टर्म्स उसने दी थी वह सटीक देखने को मिलती है। उसके बाद उसने कहा कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो रॉक्स का, देखो अब अटलांटिक कोस्ट के ऊपर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो रॉक्स हैं और जो तटीय क्षेत्र पर जो रॉक्स हैं, यदि इन रॉक्स को और पश्चिमी क्षेत्र की अफ्रीका और यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र की रॉक्स को यदि हम मिलाएंगे तो ऐसा जान पड़ता है कि दोनों की दोनों एक ही समय में बनी थी और उनकी एक ही तरह की कंपोजिशन देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा और क्या और कंपोजिशन देखने को मिलती है और उनका स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से मान लिया जाए कोई माउंटेन इस प्रकार से बना हुआ था और यदि उस माउंटेन को बीच में से तोड़ दिया जाए और एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो आज भी वो माउंटेन का एक पार्ट इस कॉन्टिनेंट पर है, एक पार्ट इस कॉन्टिनेंट पर है। यदि उसको मिलाएंगे तो वह उसी प्रकार से वो माउंटेन का रूप धारण कर लेता है। और उसके बाद इसी प्रकार की बहुत सारी दोनों के दोनों तटीय क्षेत्रों में सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि मैं कहूँ तो नॉर्थ अमेरिका में जो अपलेशियन माउंटेन्स है वह आपका कोस्ट पर आकर के डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है, लेकिन यह आपका अटलांटिक ओशंस के दूसरे छोर पर यूरोप के अंदर, आपका वेस्ट आयरलैंड के अंदर और सेंट्रल यूरोप के अंदर दोबारा से देखने को मिलता है। जिस प्रकार से वहाँ पर वह माउंटेन बना हुआ है उसी की सीध में वह माउंटेन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो अभी हमें यह इसका एग्जांपल देखने को मिला। यदि हम अफ्रीका के पश्चिमी तटों, ठीक है, और ब्राज़ील के पूर्वी तटों के आइसोटॉप्स की आइसोटॉप स्टडी करते हैं, यदि हम आइसोटॉप से उनकी एज निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या पता चलता है कि दोनों के दोनों कोस्ट की जो रॉक्स है उनकी एज है, वह वहाँ की जो चट्टानें हैं उनकी उम्र है वह सेम एज पीरियड की बनी हुई सामने नज़र आती हैं। उसके बाद यदि हम एक और एविडेंसेस अब आपके सामने रखना चाहूँगा, तो दूसरा एक एविडेंसेस ये कहता है कि यहाँ पर अफ्रीका में घाना नाम की जगह पर, घाना जो कोस्ट है वहाँ पर आपको नदी के अंदर क्या होता है, वहाँ पर सोने के डिपॉजिट्स मिलते हैं। वहाँ पर एक नदी है, उस नदी के अंदर आपको क्या मिलता है, सोने के डिपॉजिट्स बनते हैं। लेकिन यदि नदी में ऊपर की तरफ हम यदि जाते हैं तो वहाँ पर उसका कोई भी सोर्स नज़र नहीं आता है। भाई वह वहाँ नदी के अंदर नीचे वाले क्षेत्रों में वो वहाँ पर किस प्रकार से सोना पहुँच गया, लेकिन पहाड़ के ऊपर तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि नदी ऊपर से बहाकर नीचे की तरफ लेकर आई हो, है। तो यदि इस सोर्स का हम पता लगाने की कोशिश करते हैं तो यह सोर्स हमारा अफ्रीका की बजाय ब्राज़ील में मिलता है। ब्राज़ील में हमारा जो है, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में बेलन साउ नाम की जगह पर उसका सोर्स आपका देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस है कि यह दोनों तट कभी एक स्थान पर थे और यहाँ से वह सोना बहकर कभी नीचे की तरफ जाता था। अब वह स्थान एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि वह एक दूसरे से अलग हो गए तो इसीलिए अफ्रीका के अंदर उसका सोर्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस, प्राचीन जलवायु से संबंधित जो हमारे एविडेंस थे वह उसके बाद आते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस के अंदर हमें जो एविडेंस मिलता है उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ स्थान ऐसे जो आज के समय में इक्वेटोरियल रीजन्स या गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में हैं, वहाँ पर ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिले हैं। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, इंडिया, फॉकलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और अंटार्कटिका। तो चलिए वहाँ पर आज भी आपके ग्लेशियर्स हैं, लेकिन ये सभी के सभी पार्ट है वह उस समय क्या थे, एक थे। ठीक है, तो क्या था, यह एक बहुत ही बड़ा पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस है कि उस समय यहाँ पर क्या था कि ग्लेशियर का युग था। ठीक है, हिम युग था इन स्थानों पर। तो
तो आपको अब पता चलता है कि ये स्थान कभी यहाँ पर नहीं थे, कभी ठंडी इलाकों में थे ये स्थान, तो अब आज ये है गर्म स्थानों पर हैं। उसके बाद आते हैं फोजिल एविडेंसेस। फोजिल्स क्या होते हैं? फोजिल होता है कि यदि हमारा कोई जीव उस वक्त मर गया और चट्टानों के अंदर सुरक्षित रह गया, चट्टानों के अंदर वह ट्रैप हो गया, या फिर कोई इस प्रकार की और अन्य वनस्पति है वह सुरक्षित रह गई, तो उन्हीं के अवशेषों से हम क्या करते हैं, जानकारी निकालते हैं। तो फोजिल एविडेंसेस भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फोजिल रिमेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ग्लोसोपेट्रिक नाम का एक पौधा था जो कि दोनों के दोनों तटों पर आपको देखने को मिलता है। वह वहाँ भी था और वो वहाँ भी था, तो इससे पता चलता है कि यह दोनों के दोनों कभी एक थे। उसके बाद मैं बताऊँ आपको, जो मेसोजोइक जो टाइम पीरियड था, मेसोजोइक एरा, उसके अंदर आपको जो रेप्टाइल्स जो देखने को मिलते थे, वह रेप्टाइल्स थे, वह उस वक्त के पूरे गोंडवाना लैंड के ऊपर पाए जाते थे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे पार्ट हैं जो वह क्या थे, एक थे। एक और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो मेसोजोइक एरा था, इसके बाद के बाद जितनी वनस्पतियाँ या फिर जो भी चीज़ें डेवलप हुई, उसमें तो सिमिलैरिटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि वह क्या था कि वह कॉन्टिनेंट्स एक जलवायु से दूसरी जलवायु में चले गए थे। लेकिन मेसोजोइक एरा से पहले का यदि हम अध्ययन करते हैं तो इन सभी कॉन्टिनेंट्स पर जितनी भी प्रकार की वनस्पति जीव जंतु पाए जाते थे, वह क्या था, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्टिव एविडेंस था जो कि ये कहता था कि हाँ भाई ये सारे के सारे इकट्ठा थे, और पेंजिया नाम की जो चीज़ थी, कॉन्टिनेंट्स था, सुपर कॉन्टिनेंट्स था, वह वास्तव में विद्यमान था। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस। पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस के आधार पर यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो वह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस माना जाता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? देखिए कि जब चट्टानें बन रही होती हैं, जैसे कि आज जो चट्टान बन रही है, तो उसके अंदर हमारा जो चट्टानों के अंदर आज जो नॉर्थ और साउथ पोल है, वह दिशाएं हैं, वह उसके अंदर क्या हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं कि आज यहाँ नॉर्थ इस दिशा में है, साउथ इस दिशा में है। तो मैग्नेटिक एविडेंसेस रॉक्स के अंदर वह क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, कि इस आधार पर यदि हम एविडेंसेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले पैलियोमैग्नेटिज्म्स है, जो पहले जो है दिशाएं कौन सी नॉर्थ दिशा थी, कौन सी साउथ दिशा थी, इन सभी बातों का हमें पैलियोमैग्नेटिज्म से पता चलता है। और इससे हमें यह पता चलता है नॉर्थ और साउथ पोल बहुत बारी बदले हैं अपने स्थान से। आज के समय में नॉर्थ पोल है वह कभी यहाँ पर नहीं होता था, वह यहाँ से कहीं और होता था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं। इसी से हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हमारा है, समुद्र का जो फ्लोर है वह स्प्रेड हो रहा है। क्या है कि जो अटलांटिक ओशियंस है उसके अंदर क्या हो रहा है कि ओशियंस है जो वह एक दूसरे से बीच में से टूट करके दूर जा रहा है। तो उसी की वजह से मैंने बताया था कि समुद्र अटलांटिक ओशियंस के अंदर बीच में एस आकार की एक कॉन्टिनेंटल जो रिज है ओशियनिक रिज हैं जो वह देखने को मिलती हैं। तो ओशियनिक रिज जो उसके अंदर देखने को मिलती हैं, मतलब कि ओशियनिक रिज क्या होती है, ओशियन के अंदर ऊपर से नीचे तक हैं जो वह आइलैंड्स की एक श्रृंखला सी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन्हीं ये जो आइलैंड्स ओशियंस के बीच में बन रहे हैं वह किस प्रकार से बन रहे हैं, क्योंकि आइलैंड्स बीच में से टूट कर दूर जा रहे हैं और जो बीच में से लावा बाहर निकल करके उस स्थान पर आइलैंड्स बनाता जा रहा है। तो यहाँ पर पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस बहुत ही महत्वपूर्ण एक मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कॉन्टिनेंट्स कभी एक दूसरे के साथ थे और आज वह अलग होकर दूर हो गए हैं। तो ये था हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के विषय में
हमने जाना कि किस प्रकार से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, उसके सपोर्ट में एविडेंसेस का भी हमने किया। अब लास्ट में इसमें आता है जो इसका क्रिटिसिज्म हुआ। देखिए क्रिटिसिज्म में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिटिसिज्म हुआ है, उसने कहा कि हाँ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं पश्चिम में और इक्वेटर की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए जो उसने फोर्स रिस्पॉन्सिबल मानी थी, उसने कहा था कि पश्चिम में जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसको वह सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह पश्चिम की तरफ मूव कर रहे हैं, और इक्वेटर पर है जो इक्वेटोरियल बल्ज, इक्वेटोरियल अट्रैक्शन जो के इक्वेटोरियल बल्ज का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था, उसकी वजह से इक्वेटर की तरफ हो रहे हैं। तो यह जो फोर्स उसने बताई थी, यह फोर्स इतनी कम थी कि यदि जो सूर्य और चंद्रमा का जो आज ग्रेविटेशनल फोर्सेस है उससे 10,000 मिलियन 10,000 मिलियन टाइम्स अगर यदि इसको ज़्यादा कर दिया जाए तब जा कर के वह कॉन्टिनेंट्स को खींच सकती है। लेकिन यदि हम उसकी फोर्स को, उन दोनों की, चंद्रमा और सूर्य की फोर्स को इतनी बढ़ा भी दें, 10,000 मिलियन टाइम्स यदि हम उसको बढ़ा भी दें, तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी की जो रोटेशन है, पृथ्वी जो घूम रही है, वह एक ही साल के अंदर उसकी रोटेशन समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यह जो फोर्स उसने बताई थी वह बिल्कुल ही गलत फोर्स बताई थी। इसकी वजह से कभी भी कॉन्टिनेंट्स हैं वह ड्रैग नहीं हुए। इक्वेटर की तरफ जो ड्रैग हुए, इक्वेटोरियल बल्ज की वजह से, इक्वेटोरियल मासेस के अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वहाँ पर जो मूवमेंट हुई, तो वह भी मिलियन ऑफ टाइम्स कम फोर्स है कि वह कॉन्टिनेंट्स को अपनी तरफ खींच नहीं सकती, इतनी कम फोर्स है इक्वेटर के ऊपर। उसके बाद भाई साहब इन्होंने जो बहुत सारे माउंटेन्स हैं उनका निर्माण हुआ, ये बताया, जैसे कि रॉकीज़ का निर्माण हुआ, एंडीज़ का निर्माण हुआ, हिमालय का, अल्पाइंस माउंटेन्स का, तो इस प्रकार बहुत सारी, एटलस है, आल्प्स है, तो बहुत सारे माउंटेन्स का भी इन्होंने बताया। लेकिन बहुत सारे इस प्रकार के माउंटेन्स हैं जिनके बारे में ये नहीं बता पाए कि कौन सा ये माउंटेन किस प्रकार से बने, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 जिग्सा फिट का जो उनका सिद्धांत था कि भाई अफ्रीका के पश्चिमी तट और यूरोप के पश्चिमी तट हमारे दक्षिणी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तटों के साथ मिल सकते हैं, वह भी एररनियस है। मिल सकते हैं, देखने में लगता है कि मिल होंगे, लेकिन परफेक्टली उसके अंदर फिट नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कि ये जो है जिग्सा फिट भी इसका थोड़ा सा वह कंप्लीट नहीं था, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं हम, इसके अंदर अब आता है कंक्लूजन। देखिए कोई भी थ्योरी है उसका क्रिटिसिज्म जरूर होता है। माना कि जो फोर्स उन्होंने बताई कि इक्वेटोरियल फोर्स थी, और उसके बाद सूर्य और चंद्रमा की जो फोर्सेस थी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी, तो उनकी वजह से क्या हुआ, विस्थापन हुआ, उसका क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि कॉन्टिनेंट अपने स्थान से दूसरी स्थान पर गए हैं। उस वक्त इतने ज़्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस की कमी की वजह से हम वैगनर महोदय थे वह पूरी तरह से उसका नहीं कर पाए, उल्लेख नहीं कर पाए, उसका विवरण नहीं दे पाए। लेकिन जब आधुनिक पद्धतियाँ आई, जब प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत सामने आया, जब जियोमैग्नेटिज्म्स का सिद्धांत आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत सामने आया, तो उनसे यह चीज़ बिल्कुल ही प्रूफ हो गई कि कॉन्टिनेंट्स कभी अपने स्थान पर नहीं थे, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुए हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत था वह मान्य है और आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना ज्योग्राफी के अंदर और जियोलॉजी के अंदर। थैंक यू वेरी मच। ये था आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसके अंदर आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है जो मैंने बताया, उसके बाद उसके बेसिक प्रीमाइसेस लिखनी है, उसके बाद उसके सपोर्ट में जो एविडेंसेस मिले हैं उसका क्रिटिसिज्म क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।